अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2018 का रावलपिंडी बोर्ड का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल आपका पेपर है फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का। तो इसको जो है ना, इस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पोलराइज्ड हो जाती हैं, और जो साउंड वेव्स हैं वो पोलराइज नहीं होती। तो ये रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये साउंड वेव्स जो हैं ये पोलराइज नहीं होती, बाकी सब पोलराइज हो जाती हैं। तो यहाँ कैन नॉट बी पोलराइज लिखा है, तो ये साउंड वेव्स इसका आंसर है। द फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्टेड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, वो गैलीलियो साहब थे, जिन्होंने पहली दफा कोशिश की स्पीड ऑफ लाइट मालूम करने की। ये याद कर लेंगे, याद करने वाला है। गैलीलियो जो है वो पहला पर्सन था, पहला इंसान था जिसने स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने की कोशिश की। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस यू। W इज इक्वल टू माइनस यू जो है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। ठीक है जी। द पोटेंशियल एनर्जी टू द, टू नहीं है ये, या टू की जगह यहाँ ऑफ होना चाहिए था। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। हम कहते हैं उसका वजन भी नहीं होता उनका। ठीक है। तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना mgh। तो जब उसका वेट ही नहीं होगा तो फिर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वेट ना होने के बराबर है। तो इसलिए आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल होती है। ये जहन में रख लें आप, याद कर लीजिए बात। इन कलर प्रिंटिंग द होल रेंज ऑफ कलर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 4 कलर्स। ये आपके ना साइड बॉक्स में एक जगह दिया हुआ है, पहले शायद पहले चैप्टर में है। साइड बॉक्स है, उसमें दिया हुआ है कि 4 कलर्स की मदद से जो है ना हम सारे के सारे कलर्स बना सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम। अच्छा, अगर ये अनइक्वल ना कहता तो फिर तो दो फोर्सेस काफी है। एक ये वाली फोर्स, एक ये जो है ना, सपोज मैं कहता हूँ यार ये एफ है तो ये माइनस एफ है, तो दोनों, जैसे मैं कहता हूँ ये 10 न्यूटन इस तरफ है और ये 10 न्यूटन जो है ना ये इस तरफ है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल फोर्सेस हो तो उनका सम जीरो हो जाता है। तो अगर इक्वल फोर्सेस हो तो दो काफी हैं, और अगर अनइक्वल फोर्सेस हो तो फिर दो नहीं काफी। फिर जो है ना आपको एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो एक तीसरी फोर्स भी चाहिए होगी। ठीक है, एक तीसरी फोर्स भी चाहिए होगी जो वो करे, सम जीरो करे। तो अगर अनइक्वल फोर्सेस हो तो कम से कम तीन फोर्सेस होंगी, ट्राइंगल बनेगी ना, तो तब जीरो आएगा। जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे ना, तो जीरो हो जाएगा आपका वेक्टर सम। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम जो है ना रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वो फोर्स के इक्वल होता है। एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। इस टी को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी। तो चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल है? एफ इंटू टी। तो ये एफ इंटू टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इम्पल्स। सही है, बहुत ज्यादा फोर्स को थोड़े टाइम के लिए लगाया जाए तो उसको इम्पल्स कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? इम्पल्स के इक्वल है। अच्छा, रॉकेट जो है जब हम लॉन्च करते हैं रॉकेट को जमीन से, तो रॉकेट का जो फ्यूल होता है, रॉकेट का जो मैस होता है उसमें 80% जो है ना, रॉकेट का जो मैस वो फ्यूल होता है। 20% तकरीबन रॉकेट का अपना मैस होता है और 80% उसके अंदर फ्यूल होता है। ये जहन में रख ले। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये भी आपके साइड बॉक्स में जो है ना वो दिया हुआ है, इसके बारे में भी कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, कि आइडेंटिफाई द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एयर रेजिस्टेंस जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है, और बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ तीन ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तीन कंजर्वेटिव है, बाकी सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव है। if a body is moving in the container clock counter sorry in the counterclockwise direction, then direction of angular velocity जो है ना वो आपकी परपेंडिकुलर होती है रेडियस के और लीनियर वेलोसिटी के। इन दोनों के रेडियस और लीनियर वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 10 kg हूप। अच्छा, इसका फॉर्मूला है मेरा ख्याल है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सही है।
तो एम की वैल्यू क्या दी हुई है 10 kg, और आर की वैल्यू क्या दी हुई है, ये आर की वैल्यू 5 दी हुई है, 5 का स्क्वायर, 10 × 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया जी 250, 250 आंसर है। एम की यूनिट जो है ना होती है केजी, और आर की यूनिट होती है एम, एम का स्क्वायर आ गया है, तो देखिए केजी एम स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया। आपको फार्मूला होना पता होना चाहिए, ये क्या है एम है, ये क्या है आर है, और मालूम क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल तो हो गया। द एपरेंट वेट, अच्छा जो एपरेंट वेट होता है कोई भी चीज जो नीचे गिर रही हो, अगर पायलट डाइविंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन, ये इस एक्सीलरेशन से कोई भी चीज नीचे की तरफ आएगी, इसका मतलब वो फ्री फॉल है, गिर रही है ना, फ्री फॉल कर रही है वो, ऊपर की नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। तो कोई भी चीज जो नीचे गिर रही होती है ना, उसका जो एपरेंट वेट होता है ना वो जीरो होता है, ये जहन में रख ली। सही है, आप जहाज में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप गिर नहीं रहे होते, उस वक्त आपका वेट होता है, एपरेंट वेट आपका कुछ ना कुछ होता है, सही है, ये जो भी है वो। लेकिन कोई भी चीज जो नीचे गिर रही हो, अपनी मर्जी से ना नीचे गिर रही हो, ये नहीं जैसे कुछ बंदा जहाज से छलांग लगा लेता है, वो नीचे गिर रहा होता है ना, नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो जो कोई भी चीज जो नीचे गिर रही होती है उसकी एक्सेलरेशन ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका जो एपरेंट वेट होता है वो जीरो होता है। एसआई यूनिट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, एसआई यूनिट जो है फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड की, एसआई यूनिट, अच्छा जो फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम होता है ना, सही है, वॉल्यूम अपॉन टाइम होगा, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो फ्लो रेट की जो यूनिट है फ्लूइड की वो है मीटर क्यूब पर सेकंड। और व्हेन थ्री फोर्थ का क्या मतलब है, थ्री फोर्थ का मतलब है 3/4, 3/4 ऑफ द साइकिल, साइकिल साइकिल में क्या होता है 2 पाई होते हैं, तो 3/4 ऑफ द साइकिल का क्या मतलब है 3/4 ऑफ द साइकिल, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या हो गया 3 1 3 पाई अपॉन 2, तो ये 3 पाई अपॉन 2 रेडियन आंसर है इसका। सही है, 3/4 का था ना, तो 3/4 किया। अच्छा वेव प्रोड्यूस इन ऑर्गन पाइप्स, स्टेशनरी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स होती हैं ऑर्गन पाइप्स के अंदर। इफ द पीरियड ऑफ वेव इज 0.1 सेकेंड, ये पीरियड, पीरियड किसे कहते हैं कैपिटल टी को कहते हैं। ये जो चीज दी हुई है वेव स्पीड, ये स्पीड क्या है ये वी है। अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे एफ मालूम करना है भाई, एफ का फार्मूला होता है 1/टी। तो बस ये काफी था। ये जो वेव स्पीड आपको दी हुई है ना, ये आपको गुमराह करने के लिए दी हुई है, आपको टेंशन में डालने के लिए। आपको याद रखें एफ इज इक्वल टू 1/टी और टी इज इक्वल टू 1/एफ, तो आपको ये दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे रख दोगे 1/0.01, इसका लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। सही है, तो 100 हर्ट्ज आपका आंसर आ रहा है सिंपल इसके जरिए। ये टी है, आपने आपने मालूम करना है एफ इज इक्वल टू 1/टी, इसके अंदर वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये वेव स्पीड के टेंशन में ना रहिएगा। हाँ अगर आपके पास एक होता है वेव स्पीड, आपको अगर यहाँ पे मालूम करना होता, आपको एफ मालूम करना है ना, तो अगर आपके पास ये एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, अब अगर आपको v दी होती और लेमडा दिया होता तो तब आपको f मालूम करना होता, लेमडा थोड़ी दिया आपको, आपको v दिया और t दिया है। तो आपको t से जो है ना डायरेक्ट f, पीरियड से डायरेक्ट आपको f मालूम हो जाता है, मैं बता दिया मैंने आपको उस तरीके से। 100 इज इसका 100 हर्ट्ज आंसर है। अब एट फाइंडिंग इट्स करेक्ट लोकेशन, कैसे लोकेशन करेक्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है इसकी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से ये अपनी जो है ना करेक्ट लोकेशन फाइंड करती है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं, अगला पेपर आ गया, ये दो पेपर्स हैं, ये सेशन 2014-16 का पेपर है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में, बजाय कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, न्यूटन रिंग्स कैसे बनते हैं, इंटरफेरेंस के नतीजे में बनते हैं। द फाइनल इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, विर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, वैसे कहीं पे हाँ बल्कि सिंपल माइक्रोस्कोप की यही होती है, विर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। याद रखें ज्यादातर ये होता है जब भी इमेज विर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। सही है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो इमेज है फाइनल इमेज वो विर्चुअल और इरेक्ट होती है। एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन क्या है, 25 to 30% है, और अगर ये पेट्रोल की जगह या डीजल लिखा होता फिर ये होता 35 to 40%। याद कर ले दोनों, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 to 30% होती है और डीजल इंजन की 35 to 40% होती है। ये डीजल की है, ये पेट्रोल की है। अभी पेट्रोल का आया हुआ है, डीजल का भी एक जगह कहीं एमसीक्यू आया हुआ है। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको आइसोथर्मल, आइसो का मतलब एक जैसा, थर्मल का मतलब हीट या टेम्परेचर, तो जब हीट या टेम्परेचर एक जैसा रहता है उसको आइसोथर्मल कहते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है आइसोथर्मल। ठीक है जी।
ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, जब कभी भी सॉलिड एंगल का नाम आ जाए तो आपको रेडियन याद करना है। रेडियन होती है एंगल की, डिग्री, और रेडियन एंगल की होती है नॉर्मल, और सॉलिड एंगल की जो है ना वो स्टेरेडियन होती है। सही है जी। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट मालूम करना है। आप क्या करें, 6 का स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर लें, और स्क्वायर रूट ले लें। इसका आ जाएगा 36, इसका 64, दोनों को प्लस करेंगे 100, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। ये 10 न्यूटन आंसर है। ठीक है जी। क्यों मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये राइट एंगल पे थे, एट राइट एंगल थे ना, ऐसे थे, ऐसे 90 डिग्री का एंगल था ना, इस वजह से। ऐसे नहीं थे, सॉरी, बल्कि एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए जो है ना ये लगाया है। 10 न्यूटन आंसर आया है। मोशन ऑफ रॉकेट जो है ना क्या है, लॉ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके हिसाब से जो ना मोशन ऑफ रॉकेट होती है, वो रूल फॉलो करती है, प्रिंसिपल। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, उसमें यहाँ पे वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, तो इसका जो स्लोप होता है ना वो होता है ए जो है ना होता है वी अपॉन टी, एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसकी इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन एवरेज नहीं होता। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ठीक है जी। किलो वाट आवर, किलो वाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं, तो वर्क जो है ना, वर्क वो भी एनर्जी होती है। क्यों, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीजें हैं। क्यों, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर वो किसकी, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, वो वर्क की यूनिट है। अगर यहाँ एनर्जी होता तो एनर्जी की यूनिट होती, अगर एनर्जी नहीं है तो फिर वर्क, क्योंकि एनर्जी और वर्क सेम चीज है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड, ये याद कर लें, कैपिटल जी एम अपॉन आर का, कैपिटल जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर रूट, ये है आपकी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट की जो है ना एक्सप्रेशन, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सही है जी। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी, पीरियड का मतलब है कितने टाइम में जो है ना आपका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, कितने टाइम में वो एक चक्कर लगाता है। तो वो एक दिन में एक चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो जमीन के साथ साथ, जैसे जैसे जमीन से घूम रही है ना, वैसे वो भी घूम रहा है। तो एक दिन में जमीन चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट के, तो ये भी जो है ना एक दिन में एक चक्कर लगाता है। पीरियड सही है। टाइम पीरियड या पीरियड, 1 रेडियन क्या होता है, 57.3 डिग्री की इक्वल होता है। कैसे, आप यूं याद कर लो कि यार जो पाई रेडियंस होते हैं ना वो होते हैं 180 डिग्री की इक्वल। सही है। तो इस पाई की जगह जब आप 1 लिखोगे ना, तो पाई को कहाँ ले आओगे, पाई को नीचे ले आओगे, तो 180 डिग्री को पाई से डिवाइड करो ना, पाई होता है 3.14, तो ये 180 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्री। कैसे मालूम करने, अगर भूल जाए, वैसे तो याद रख लें, अदरवाइज आप करें कि जी पाई रेडियंस इक्वल है 180 डिग्री के। अगर इस पाई की जगह 1 लिखूंगा तो पाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड में चला जाएगा पाई। तो 180 को जब पाई से डिवाइड करोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 180 को 3.14 से डिवाइड करोगे तो 57.2 समथिंग या 3 आ जाएगा। द लो रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसमें दो रीडिंग होती है, एक लोअर होती है और एक हायर होती है। लोअर को डायस्टोलिक कहते हैं और हायर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब भी आप प्रेशर बताते हो ना, इससे बताते हो 120/80, तो ये लोअर रीडिंग है। सही है। ये जो है ना इसको डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक। और ये जो हायर रीडिंग है इसको सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है जी। ये लोअर रीडिंग है, ये हायर रीडिंग है। किसमें, ब्लड प्रेशर में दो रीडिंग्स होती हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे होता है ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये जो माइनस एक्स है, ये एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, इफ 20 वेव्स पासेस थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकंड, अब ये भी न्यूमेरिकल है, ये 20 वेव्स नहीं, ये एन है, ये 1 सेकंड, ये टी है, ये जो है ना स्पीड है वी। मालूम करनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर लेमडा मालूम करना है तो एफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा का फॉर्मूला हो गया वी अपॉन एफ। अब मुझे वी तो पता है, ये रहा, मुझे वी पता है, लेकिन एफ नहीं पता। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एफ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। कितनी वेव्स हैं, 20 वेव्स हैं, टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20 हर्ट्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 20,
फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, 20 को 20 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ गया? लेमडा की वैल्यू आ गई 1 मीटर। ठीक है जी, तो ये 1 मीटर आंसर है। आपने पहले इसके और इन दोनों की मदद से आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेलोसिटी आपको पता है, स्पीड पता है, फिर आपने फार्मूला लगाना है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा मालूम करना है तो एफ को क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड में ले जाओ, लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा 1 मीटर। रडार सिस्टम इज एन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट भी जो है ना, डॉपलर इफेक्ट के बेस पे भी एक रडार बना हुआ है, डॉपलर रडार कहते हैं उसे। सही है। सारे के सारे रडार डॉपलर इफेक्ट पे नहीं है, और भी है, इकोसिस्टम पे भी रडार काम करता है। लेकिन अगर आप रडार सिस्टम में कहो कि रडार सिस्टम किसकी एप्लीकेशन है, तो वो डॉपलर इफेक्ट की भी जो है ना एप्लीकेशन है। डॉपलर इफेक्ट के बेस पे भी काम करता है रडार। बाकी क्या, द बीट्स आर यूज्ड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। सही है जी, बीट्स याद कर लें, जो बीट्स है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए। तो चले ठीक है, ये जो है ना 2018 का पेपर के एमसीक्यूज हो गए रावलपिंडी बोर्ड के, बाकी इंशाल्लाह जो है ना फिर अगली वीडियो में जो है ना 2017 की वीडियोस के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है मैं फिर आगे वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस, जो भी मेरा जो ये चैनल है और मेरी वीडियोस हैं, इनको, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।